All right, friends. So let us talk about the energy related facts and energy related schemes जो कि आपके इंडिया ईयरबुक में दिया हुआ है। ओके, सो इसमें हम क्या देख रहे हैं, व्हाट आर वी सीइंग हियर, कि 216 गीगावाट का जो पावर है, इट हैज बीन एडेड सिंस 2014। 2014 से 216 गीगावाट पावर जो है, इट हैज बीन एडेड। ओके, और इसके वजह से जो है, हम क्या देख रहे हैं, इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ द एरियाज नाउ दे आर गेटिंग 24/7 इलेक्ट्रिसिटी। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, एनटीपीसी, इट इज द लार्जेस्ट पावर जनरेटिंग कंपनी इन द कंट्री। इंडिया में जो है सबसे बड़ी, ओके, एनटीपीसी जो है सबसे बड़ी, आप ऐसे कह सकते हो कि पावर जनरेटिंग कंपनी है। और मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो है, उसके अंदर 3 स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो कल ही मैंने बताया था व्हाट आर स्टैट्यूटरी बॉडीज। दीज आर द बॉडीज जो किसी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू बनता है। ओके, दीज आर द बॉडीज विच आर मेड ऑफ थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ओके, इसमें दामोदर वैली कॉरपोरेशन है, भाखरा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड, इट इज ऑल्सो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर, और ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, बी। तो बी का लेबल देखते हो आप, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का एक पुराना ऐड आता था बचपन में, आई थिंक। उसमें यू यूज टू सी कि हमेशा देख के ही लेना है ना। सो बी जो है, उसका हम क्या देखते थे, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का स्टार रेटिंग सिस्टम याद है आपको? स्टार रेटिंग सिस्टम, यस, जिसमें 1 to 5 स्टार आपको दिया जाता है। क्या पंखों पे इस्तेमाल होता है ये? Is it used in fans? Because I remember seeing this in a coaching institute mock test series. फ्रिज वगैरह पे यूज होता है, फैन पे भी यूज होता है। ओके, फैन पे भी यूज होता है। ओके, सो ये जो स्टार लेवल प्रोग्राम है, दिस इज फ्रॉम, ओके, ऑल काइंड्स ऑफ कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो है, वहां पर आपको दिया जाता है। 2006 से ये स्टार्ट हुआ था। और एयर कंडीशनर, सीलिंग फैन, कलर टीवी, कंप्यूटर, रेफ्रिजरेटर, ट्रांसफॉर्मर्स हो गया, डोमेस्टिक गैस स्टोव हो गया, इंडस्ट्रियल मोटर, पंप, वाटर हीटर, वॉशिंग मशीन, सब चीज में जो है, एलईडी लैंप्स, माइक्रोवेव ओवन, हर चीज में जो है ये आपको मिल जाएगा। ओके, सो ये चीज इंपॉर्टेंट होती है। और ये जो है आपका स्टार रेटिंग सिस्टम, दिस इज बाय ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, विच इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पावर। ओके, ये किसके अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर है। और ये जो है कैसे बना था? एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के थ्रू बना था। ओके, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के थ्रू बना था। अभी रिसेंटली एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट में थोड़ा चेंजेस हुए, वो भी हम पढ़ेंगे। सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ओके, तो सीपीआरआई और एनपीटीआई, दैट इज द सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड द नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, आर अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड दे फंक्शन एज ऑटोनोमस बॉडी। तो ये क्या करता है? हेल्प करता है जो हमारे पावर मिनिस्ट्री के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, उनको ट्रेन करने के लिए। ओके, पावर जनरेशन की अगर हम बात करते हैं, सो इंडिया नाउ रैंक्स 5th इन द वर्ल्ड इन सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी में हम 5वें नंबर पे आ गए हैं। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, प्लीज रिमेंबर दिस। विंड पावर में हम नंबर 4th पे हैं, वी आर नंबर 4 इन द विंड पावर। और इंडिया इज 4th इन वर्ल्ड रैंकिंग इन टर्म्स ऑफ इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। तो 4th रैंकिंग यहाँ पर भी है हमारी इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में। ठीक है, इंडिया में सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है जिसमें सोलर एनर्जी है? अभी आई थिंक यू हैव गिवन द आंसर, राजस्थान इज द स्टेट। ओके, राजस्थान जो है, वहां पर आपको सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी जो है देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं न्यू कोल एलोकेशन पॉलिसी या रिवैम्प्ड शक्ति पॉलिसी का। तो शक्ति इज रिलेटेड टू व्हाट? इट इज रिलेटेड टू एनर्जी। और इसी में जो है इसको न्यू शक्ति पॉलिसी या न्यू कोल एलोकेशन पॉलिसी कहा गया है। इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड कोल। और इसमें जो है अब क्या किया गया है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाना चाह रहे हैं बिटवीन द प्राइवेट प्लेयर्स एंड द गवर्नमेंट प्लेयर्स। पहले क्या होता था? इट वाज टोटली स्क्यूड इन द फेवर ऑफ गवर्नमेंट प्लेयर्स, द कोल एलोकेशन पॉलिसी।
सो अब क्या है, इन्होंने 8 एलोकेशन विंडो को रिड्यूस कर दिया है टू 2। नाउ देयर आर हाउ मेनी एलोकेशन विंडो? कोल एलोकेशन विंडो 2 एलोकेशन विंडो है। देयर इज द फर्स्ट विंडो, वो क्या कर रहा है, विंडो 1 जो है, इट इज प्रोवाइडिंग फॉर एलोकेटिंग कोल एट ए नोटिफाइड प्राइस, ओके, टू सेंट्रल जनरेटिंग कंपनीज एंड द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये नोटिफाइड प्राइस में पहला विंडो में आपको मिलेगा कोल। और एक और विंडो होगा, दैट विल बी द सेकेंड विंडो, जिसमें सारे जनरेटिंग कंपनीज, irrespective of ownership whether private or government, they can obtain the coal over the notified price by paying a premium. So first window में you can pay the notified price whatever the government is asking, और इसमें किसको दिया जाएगा? सेंट्रल जनरेटिंग पावर जनरेटिंग कंपनीज और स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाएगा। And in the second window, who will be given the coal? It will be given to anybody who is going to pay a premium over the government's notified price. ओके, सो पहले कितने एलोकेशन विंडो थे? 8 विंडो थे। अब कितना कर दिया गया है? 2 कर दिया गया है। एंड वाई दिस वाज डन? सो दैट एक लेवल प्लेइंग फील्ड आ सके बिटवीन द प्राइवेट सेक्टर एंड द गवर्नमेंट सेक्टर। 2 एलोकेशन विंडोज याद रखिएगा, पहले में नोटिफाइड प्राइस में स्टेट गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल पावर जनरेटिंग कंपनीज को मिलेगा। सेकेंड विंडो में एनी बडी कैन बाई इट, ओके, बाई पेइंग अ प्रीमियम। मतलब जो नोटिफाइड प्राइस है उसके ऊपर जो है आप उनको प्रीमियम दे सकते हो सरकार को, एंड यू कैन गेट द, ओके, दिस कोल। वन नेशन वन ग्रिड वन फ्रीक्वेंसी, ये जो है दिस हैज बीन अचीव्ड इन 2013। सो पहले नॉर्थ ईस्ट और साउथ इंडिया का जो ग्रिड्स था वो अलग अलग था, बाद में उसको जो है सेंट्रल ग्रिड से जोड़ दिया गया। 2013 में सदर्न ग्रिड जो है उसको सेंट्रल ग्रिड के साथ जोड़ा गया, एंड वी अचीव्ड इन 2013 वन नेशन वन ग्रिड वन फ्रीक्वेंसी। याद है आपको? याद नहीं होगा, बट जब यूपीए 2 की सरकार थी 2012-13 में, देयर वाज अ ब्लैकआउट इन द इंटायर कंट्री। पूरे कंट्री में एक ब्लैकआउट आया था जिसमें शिंदे साहब थे मिनिस्टर ऑफ पावर, उनको आई थिंक हटाया गया था। याद आ रहा है? शिंदे साहब जो थे उन वो मिनिस्टर ऑफ पावर थे शायद से, और उनको फिर वहां से हटाया हटाया गया था 2013 के पास। जो है नॉर्थ ईस्ट वगैरह में बहुत देर तक लाइट नहीं आई थी, और बहुत एक बड़ा स्कैंडल था ये, बहुत शर्मनाक बात थी हमारे कंट्री के लिए। उसके बाद जो है आज के डेट में, ओके, उसके बाद जो है आज के डेट में इट इज अ वेरी वेरी गुड सिस्टम दैट वी हैव गॉटन। और हम जो है एक ग्रिड की जरूरत क्यों पड़ती है? वाई वाई वन ग्रिड इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज इट मेंटेन्स अ कंसिस्टेंट इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी, because multiple frequency cannot operate alongside each other without damaging the equipment। अगर multiple frequency पे आपका ग्रिड काम कर रहा है, सो उससे इक्विपमेंट डैमेज हो सकता है। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है पूरे इंडिया में जो है एक ग्रिड रहे, ओके। और इससे रिलेटेड कोई दूसरा याद है आपको? ओसोवॉग याद है? हमने डिस्कस किया था, सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस से रिलेटेड, आईएसए से रिलेटेड था, है ना? वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, जिसमें जितने भी कंट्रीज हैं उनको एक ग्रिड में जोड़ना है, और सोलर एनर्जी जो है एक दूसरे को बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं ना। ओसोवॉग जो है स्पीयर हेड कौन कर रहा है? ऑब्वियसली इंडिया इज स्पीयर हेडिंग द ओसोवॉग, ओके। गवर्नमेंट के का क्या गोल है कि 500 गीगावाट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी जो है 2030 तक हमें बनाना है। तो ये हमने जो अपने नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है, एनडीसीज है, उसमें बोला है। और पेरिस अग्रीमेंट के अंदर एनडीसी आपको डिक्लेयर करना होता है। आर दीज एनडीसीज डिक्लेयर करना इज मैंडेटरी, बट इनको फुलफिल करना मैंडेटरी है। डिक्लेयर करना मैंडेटरी, यू हैव टू डिक्लेयर इट अंडर द पेरिस एग्रीमेंट, बट इनको फुलफिल करना मैंडेटरी नहीं है। व्हाट इज द ओनली मैंडेटरी थिंग हेयर इज दैट योर न्यू एनडीसी, जो एनडीसी का 5 साल जब खत्म हो जाएगा, तो जो आप नया एनडीसी डालेंगे, इट शुड हैव इंक्रीमेंटल गोल। वो पुराने एनडीसी से आपका कम नहीं हो सकता है, ओके। सो यहां पर आपको एक चीज समझना है, एनडीसी क्या है? दिस इज द डिक्लेरेशन बाय द पेरिस अग्रीमेंट कंट्रीज, पेरिस अग्रीमेंट पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज, दैट हाउ मच दे आर गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू द पुश फॉर द रिन्यूएबल एनर्जी, पुश फॉर द मिनिमाइजेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन, सो दैट 1.5 डिग्री सेल्सियस जो है, जो गोल है हमारा 2 डिग्री सेल्सियस एंड आइडियली 1.5 डिग्री सेल्सियस तक
लिमिट करना बाय द एंड ऑफ सेंचुरी द एवरेज टेम्परेचर, वो हम ले लें। लेकिन इसमें क्या है, एनडीसीज जो है इनका फुलफिलमेंट इज नॉट ऑब्लिगेटरी, बट इनका डिक्लेरेशन जो है इट इज ऑब्लिगेटरी, आपको डिक्लेयर करना होता है। और हर नया एनडीसी जो है इट हैज टू बी इंक्रीमेंटल, मतलब पिछले बार के आपके टारगेट से नया एनडीसी इट शुड हैव अ हायर थ्रेशोल्ड। अगर आप कह रहे हैं 75 गीगावाट्स इन द फर्स्ट एनडीसी, तो इन द सेकेंड गीगावाट्स इट शुड नॉट बी lesser than 75, it should be more than 75. I hope I have made it clear. अब हम बात करते हैं सौभाग्य स्कीम के बारे में। सौभाग्य स्कीम है, इसका फुल फॉर्म क्या है, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। ओके, सो ऑब्वियसली सौभाग्य, इट्स वेरी कैची। और हमने डिस्कस किया है क्यों इस टाइप के नाम जो है सरकार रखती है, ताकि इजिली जो है रूरल एरियाज में, लो लिटरेसी एरियाज में कैच हो जाए। 2017 में इसको लॉन्च किया गया था, टू अचीव यूनिवर्सल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन कवरिंग एवरी विलेज एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री। सो इसमें क्या करना है, पीएम सौभाग्य में, ये याद रखिएगा, इसमें जो है यूनिवर्सल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन हमें रीच करना है एवरी विलेज और एवरी डिस्ट्रिक्ट में। तो अभी आपने छत्तीसगढ़ से न्यूज देखा होगा दैट इन सर्टेन एरियाज इंडिपेंडेंस के बाद पहली बार वहां पर बिजली आई है। ओके, सो देर आर स्टिल पॉकेट्स इन दिस कंट्री जहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं गई है। इसका स्कोप क्या है, प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन टू ऑल अनइलेक्ट्रिफाइड रूरल एरियाज। जितने भी हाउस होल्ड्स हैं रूरल एरियाज में, उसमें सौभाग्य जो है देगा। और सौभाग्य स्कीम के अंदर इवन अबव पुअर्टी लाइन हाउस होल्ड जो है दे कैन गेट एन इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन बाई पेइंग ₹500, एंड दिस कैन बी पेड इन 10 installments विच इज सेटल्ड इन देयर इलेक्ट्रिसिटी बिल। मतलब हर इलेक्ट्रिसिटी बिल, 10 इलेक्ट्रिसिटी बिल में ₹50 ऐड हो जाएंगे, ₹500 जो है इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन का। अब आप बोलेंगे यार ये ₹500 क्या है, वाई वाई दिस ₹500, वो भी 10 इंस्टॉलमेंट में ले रहा है। इसके पीछे रीजन ये है कि बहुत सारे हमारे जो लोग हैं इंडिया में, उनके लिए ₹500 देना भी बहुत बड़ी बात है। ओके, सो अबव पुअर्टी लाइन है तो पीएम सौभाग्य स्कीम के अंदर में ₹500 दे के आप एक इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन ले सकते हैं। एंड दिस स्कीम प्रोवाइड सोलर फोटोवोल्टाइक बेस्ड स्टैंड अलोन सिस्टम फॉर अनइलेक्ट्रिफाइड हाउस होल्ड इन रिमोट एरियाज। अब देखिए, अगर रिमोट एरिया में है आप अगर रिमोट एरिया में हैं तो आपके लिए क्या होगा, तो आपके लिए सोलर एनर्जी जो है वो दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या करना है, यूनिवर्सल इलेक्ट्रिफिकेशन कैसे भी करके करना है। आप रूरल एरियाज में फोकस है, बिकॉज रूरल एरियाज में जो है कम इलेक्ट्रिसिटी दी गई है, और अबव पोवर्टी लाइन है फिर भी आपको मिलेगा ₹500 दे के, बिलो पोवर्टी लाइन है तब तो फ्री मिलेगा आपको। ओके, फ्री इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, लेकिन ऑब्वियसली यू हैव टू पे द बिल। Providing electricity connection to all remaining economically poor unelectrified households in urban areas as well. So urban areas में भी सारे जगह पे, ऐसा नहीं कि सिटी में सिर्फ एक जगह पे आपका लाइट जल रही है, पूरे जगह पे आपको चाहिए होगा। तो इसमें याद रखिएगा, सौभाग्य में बोथ जो स्कोप है इट इज कवरिंग रूरल एंड अर्बन। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ रूरल को कवर कर रहा है, इट इज ऑल्सो कवरिंग द अर्बन एरियाज। ओके, सो यहाँ पर यूपीएससी आपसे एक थोड़ा सा गेम खेल सकता है, सो इस चीज को याद रखिएगा। आरडीएसएस के बारे में बात करते हैं, रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम। सो व्हाट इज दिस, दिस इज फॉर इंप्रूविंग द ऑपरेशनल एफिशिएंसीज एंड फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी ऑफ द डिस्कॉम कंपनीज। सो एक चीज क्या है कि डिस्कॉम कंपनीज बहुत लॉस में है। पंजाब, यूपी, झारखंड, जो स्टेट का नाम ले लो, वहां की जो डिस्कॉम कंपनीज है वो बहुत लॉस में रहती है, बिकॉज द इलेक्ट्रिसिटी स्कीम इज बीइंग पॉलिटिसाइज्ड। होता क्या है, जैसे ही ये इलेक्शंस आते हैं, पॉलिटिशियंस जो है उसको फ्री कर देते हैं, उसके वजह से जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है दे गो इनटू डेट। ओके, और उसके बाद क्या होता है कि एमएलएज एमपीज जो है दे प्रेशर द डिस्कॉम कंपनीज टू नॉट टेक एक्शन ऑन द फ्री लोडर्स। ओके, जितने भी फ्री लोडर्स होते हैं उन पे एक्शन नहीं लेते हैं, ताकि उनका वोट बैंक बना रहे। इसके वजह से मेनी डिस्कॉम कंपनीज इन दिस कंट्री दे आर सिटिंग एट थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ करोड्स ऑफ लॉस।
ऑलराइट, तो उसको जो है बेटर करने के लिए आप क्या कर रहे हो, प्रीपेड स्मार्ट मीटर्स लगा रहे हो। पे एंड पे एंड यूज, मतलब 100 रुपए का बिजली डालोगे, 100 रुपए की बिजली आपको मिलेगी। ओके, सो प्रीपेड मीटरिंग जो है लग रही है। आपने न्यूज में देखा होगा, वो कश्मीर में गए थे तो वहां की जो लेडीज हैं वो तोड़ रही थी प्रीपेड मीटर्स को, है ना। सो ये सारी चीजें हो रही है। बिहार हैज बीन 100% प्रीपेड मीटर वहां पर लग चुका है। बिहार इज वन स्टेट जहां पर प्रीपेड मीटर्स जो है वहां पर हर घर में अब जो है लग गया है। आप पे कीजिए और आप यूज कीजिए। ओके, सो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में, ओके, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में है। देन पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। अब मुफ्त बिजली का मतलब क्या है? क्या सरकार फ्री में बिजली आपको देगी? नहीं, आपको क्या देगी, सोलर, रूफटॉप सोलर, आपका फोटोवोल्टाइक सेल लगाने के लिए आपको सब्सिडी देगी, जिससे आपको फ्री बिजली मिलेगा। सो पीएम सूर्या घर इज फॉर हाउस होल्ड विच विल बी प्रोवाइडेड विथ ए सब्सिडी टू इंस्टॉल सोलर पैनल्स ऑन देयर रूफ्स। एंड सब्सिडी जो है वो 40% ऑफ द कॉस्ट जो है सोलर पैनल का वो कवर करेगी। डिपेंडिंग ऑन दी साइज ऑफ दी हाउस, जो आपका सोलर पैनल है वो 1.5 से 3 लाख रुपए का पड़ता है। एंड उसके बाद जो है आपकी बिजली एक तरीके से फ्री हो जाती है। एंड इवन यू कैन सेल, if your house is connected to the grid, you can even sell the additional units and earn money. So there have been certain influencers who have shown their screenshot कि हर महीने जो है 600 800 1000 रुपए जो है वो एक्स्ट्रा कमा रहे हैं। ओके, and it will facilitate 1 crore families to get up to 300 units of free electricity per month via the solar rooftop. Okay, household must not have availed any other subsidy for solar panel। तो इससे पहले जो है किसी भी तरीके का सरकारी सब्सिडी या गवर्नमेंट सब्सिडी दे शुड नॉट हैव टेकन, तभी जो है पीएम सूर्य घर के अंदर आपको 40% जो है सब्सिडी मिलेगा। समर्थ क्या है? व्हाट इज समर्थ? दिस इज द सस्टेनेबल अग्रेरियन मिशन ऑन एग्री रेसिड्यू इन थर्मल पावर प्लांट। इसमें क्या कर रहे हैं, स्टबल बर्निंग को काउंटर करने के लिए एंड टू रिड्यूस द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ थर्मल पावर प्लांट, ऑल द थर्मल पावर प्लांट इन द कंट्री विल यूज 5 to 10% बायोमास। सो जो स्टबल है वो आप क्या करोगे, वो 5 से 10% जो है ये थर्मल पावर प्लांट्स यूज करेंगे। ये इस तरीके का कुछ और सुना है क्या आपने? डू यू गाइज रिमेंबर फ्लाई ऐश, ब्रिक्स? जितने भी कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं पावर प्लांट के विद इन 5 to 10 किलोमीटर्स, दे विल बी यूजिंग द फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन इन द ब्रिक्स। ओके, सो ये याद रखिएगा। समर्थ में क्या हो रहा है, 5 to 10% जो है आप स्टबल यूज कर रहे हो पावर जनरेशन। ओके, एनर्जी ट्रांजिशन का क्या सीन है हमारे कंट्री में? सो COP21 जो पेरिस में हुआ था 2015 में, उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने अपना NDC कहा था कि हम लोग 40% जो है हमारा इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी जो है बाय 2030 वो नॉन फॉसिल एनर्जी सोर्स से आएगा, मतलब रिन्यूएबल सोर्स से आएगा 40%। ओके, सो रिन्यूएबल एग्जैक्टली नॉन फॉसिल क्यों बोल रहे हैं? इसमें हम नॉन फॉसिल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें न्यूक्लियर भी हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर भी हो जाएगा, विच इज नॉन फॉसिल बट नॉट रिन्यूएबल। ओके, सो इस चीज को ध्यान रखिएगा। रिन्यूएबल में क्या आता है, सोलर, विंड, ये सारी चीजें आती हैं। ओके, सो कंट्री हैज ऑलरेडी अचीव दिस टारगेट इन नवंबर 2021, 9 years बिफोर प्रॉमिस डेट। सो हमने 2030 में प्रॉमिस किया था, वी हैड प्रॉमिस दिस इन 2030, और 2021 में ही हमने अचीव कर लिया। 40% ऑफ आर इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी इज नाउ नॉन फॉसिल। अब फिर जब ग्लासगो में COP26 हुआ था, इंडिया रिवाइज्ड इट्स NDC, और ऑब्वियसली इंक्रीमेंटल आपको NDC करना पड़ता है, अपना जो डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है इट हैज टू बी इंक्रीमेंटल। सो COP26 में आफ्टर 5 years ऑफ COP21 हमने क्या कहा, हम जो है 50% अब कर देंगे। हमारा जो 50% ऑफ द एनर्जी है वो नॉन फॉसिल से आएगा, और वी आर कमिटेड टू 45% रिडक्शन इन GDP एमिशन इंटेंसिटी। हमने पहले बोला था 33%, वो हमने अचीव कर लिया। अब हम क्या कह रहे हैं कि 45% जो है
हम अचीव करेंगे रिडक्शन इन जीडीपी इमिशन इंटेंसिटी कौन से लेवल में, 2005 के लेवल में बाय 2030। ओके। कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम जो है सबसे पहले कहां से आया था, एनी आइडिया? सबसे पहले जो है आपका ये जो कार्बन क्रेडिट कहाँ पर आपने सुना था ये? ओके, सो इसमें जो है सबसे पहले क्या ये क्योटो में बात हुई थी? क्योटो प्रोटोकॉल में, यस, सो दोज हु सेड क्योटो प्रोटोकॉल दे आर राइट। ऑल राइट। सो यहाँ पर जो है आपको समझना है कि इंडिया में भी काम चल रहा है। जनरली कार्बन क्रेडिट किसके लिए था? कार्बन क्रेडिट जो है एनेक्स वन कंट्रीज के लिए था, जो डेवलप्ड कंट्रीज है, जो एडवांस कंट्रीज है, सो दैट वो अपने कार्बन क्रेडिट एक दूसरे से बेच सके। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वो सेकेंडरी मार्केट में आते गया, तो फिर दूसरे कंट्रीज में भी ये फैलने लगा, है ना। डेवलप्ड वर्ल्ड से स्टार्ट हुआ था, बिकॉज वही ना एक दूसरे से बेच खरीद रहे थे, क्योंकि उनको बाइंडिंग टारगेट्स था। क्योटो में किसको बाइंडिंग टारगेट्स मिला था? डेवलप्ड वर्ल्ड को मिला था। लेकिन फिर सेकेंडरी मार्केट में आपका कार्बन आ गया, तो फिर इंडिया वगैरह में भी ट्रेडिंग स्टार्ट होगी। अब क्या कर रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट जो है, इंडियन कंपनीज के लिए भी कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम को नोटिफाई कर रहा है। ऑल राइट, इसमें दो टाइप के मैकेनिज्म है, एक कंप्लायंस मैकेनिज्म है और एक ऑफसेट मैकेनिज्म है। सो इसमें कंप्लायंस मैकेनिज्म में यू हैव टू अंडरगो कंपल्सरी टारगेट फुलफिलमेंट, यू हैव टू फुलफिल सर्टेन कंपल्सरी टारगेट, उसके बाद ही जो है आप ऑफसेट मैकेनिज्म में जा सकते हैं, जहां पर आप अर्न कर सकते हैं क्रेडिट को बाय वॉलेंट्री एमिशन रिडक्शन। आपने खुद से एमिशन रिडक्शन किया, दैट कैन जनरेट इनटू कार्बन क्रेडिट एंड देन यू कैन सेल इट टू अनदर कंपनी। ओके। यस। ओके, सो देयर इज अ क्वेश्चन, लेट मी टेक इट। जीडीपी एमिशन का, है ना, व्हाट इंटेंसिटी का मतलब क्या है? सो दिस इज बेसिकली कितना ग्रीन हाउस गैस एमिशन पर यूनिट ऑफ जीडीपी आप प्रोड्यूस कर रहे हो, मतलब कितना पोल्यूशन जो है आपके हर यूनिट ऑफ इकोनॉमिक आउटपुट से प्रोड्यूस हो रहा है। ओके। मतलब आपके हर हर जितना आप पोल्यूट कर रहे हो टू जनरेट वन इकोनॉमिक आउटपुट यूनिट। ओके। सो दैट इज योर जीडीपी एमिशन इंटेंसिटी। और इंडिया का जो है इट हैज ऑलरेडी डिक्रीज बाई 36%। हमने बोला था 33%, हमने कर दिया 36%। अभी हम कितने पे जा रहे हैं? 45 की तरफ हमारा टारगेट है न्यू एनडीसी के अंदर ग्लासगो में। ओके। ऑल राइट, उजाला स्कीम के बारे में बात करते हैं। उजाला स्कीम में वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जीरो सब्सिडी एलईडी लाइटिंग प्रोग्राम है। एलईडी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, अगर आपको याद होगा 2021 में, सोडियम लैम्प्स वर्सेस एलईडी के बारे में। सो एलईडी 360 डिग्री लाइट देता है कि सोडियम 360 डिग्री लाइट देता है? अगर मैं बात करूँ सोडियम लैम्प्स के बारे में, यस, तो 2021 में क्वेश्चन था, बट व्हाट आई वांट टू आस्क इज इन की जो 2021 में क्वेश्चन था उसमें दे हैड आस्क्ड अबाउट अ क्वेश्चन ऑन सोडियम लैम्प्स। ओके, और वो कैसे डिफरेंस होता है। सो इज इट ट्रू कि सोडियम लैम्प्स ये 360 डिग्री में कौन लाइट देता है? हु प्रोड्यूसेस लाइट इन 360 डिग्री? द आंसर इज सोडियम लैम्प्स, इट इज नॉट द एलईडी लैम्प्स, प्लीज रिमेंबर दिस। ओके, ठीक है। सो सोडियम लैम्प्स ओमनी डायरेक्शनल होते हैं, दे एमिट लाइट एट 360। एलईडी क्या करता है? एलईडी 180 डिग्री देता है दोस्त। एलईडी जो है 180 डिग्री देता है। एलईडी का लाइफ स्पैन ज्यादा होता है कि सोडियम का लाइफ स्पैन ज्यादा होता है? एलईडी का लाइफ स्पैन ज्यादा होता है। ओके, एलईडी जो है 1 लाख घंटे ज्यादा चल सकता है कंपेयर टू द सोडियम लैम्प्स। ओके। और सोडियम लैम्प्स जो है वो मोनोक्रोमैटिक होता है, मतलब जो स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट होता है सोडियम लैम्प से एक सिंगल लाइट होती है ना। और एलईडी जो है वो कलर एडवांटेजेस होता है। तो डिस्को लाइट देखा है आपने, सिस्का वगैरह का, amazon पे मिलता है मल्टीपल कलर्स का, है ना। ऑल राइट, एलईडी जो है दे एलईडी आप जो है बहुत सारे डिफरेंट कलर्स जो है उसमें आ सकता है। दिस इज नॉट द केस विद सोडियम लैम्प्स। लेकिन सोडियम लैम्प्स की एक अच्छी बात क्या है कि 360 डिग्री लाइट दे सकता है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुई थी कि अगर आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको ऐसा लगेगा कि जो एलईडी है इट इज सुपीरियर टेक्नोलॉजी, तो 360 डिग्री वो देगा। सोडियम लैम्प इज द प्रीवियस टेक्नोलॉजी, तो 180 डिग्री वो देगा।
अब इसी के चलते बहुत लोगों का आंसर गलत हुआ था। आई थिंक मेजोरिटी ऑफ द पीपल दे गॉट इट रॉन्ग। ओके, लेकिन इसमें क्या है, एक अच्छी बात है सोडियम लैंप्स की कि 360 डिग्री लाइट दे सकता है, वेयर एज 180 डिग्री देता है आपका एलईडी। ओके, सो कभी कभार ट्रिक्स काम नहीं करते हैं। दिस वाज वन सच क्वेश्चन। पीएम कुसुम की बात करते हैं। सो दिस इज किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान स्कीम। और ये क्या करता है, फंडिंग सपोर्ट देता है टू प्रमोट इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर एनर्जी सिस्टम फॉर प्रोविजन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू एग्रीकल्चरल पंप सेट। सो ये पंप सेट पे क्वेश्चन आया था 2020 में आई थिंक, जिसमें यूपीएससी ने नेगेटिव बात बोली थी दैट सोलर पंप सेट जो है वो XYZ जगह पे नहीं आ सकता है। और सोलर पंप सेट्स जो है, यस, सो दोनों चीज में क्या बोला था कि सोलर पंप में पॉसिबिलिटी नहीं है। एंड सोलर पंप को सरकार प्रमोट क्यों कर रही है, सोलर पंप को? तो उसने क्वेश्चन क्या पूछा था सोलर पंप सेट से रिलेटेड, कि सोलर पंप इट कैन बी यूज्ड फॉर रनिंग सरफेस पंप्स एंड नॉट फॉर सबमर्सिबल पंप्स। तो दिस वाज नॉट ट्रू। ओके, इट वाज नॉट ट्रू। पंप के दो टाइप होते हैं, यहां पर आपको समझना होगा। एक होता है सबमर्सिबल पंप, ओके, जो कि आपका इट इज ओके अंडर वाटर रहता है। और एक होता है सरफेस विच इज अबव द वाटर लाइन। सोलर पंप पावर कैन बी यूज्ड फॉर रनिंग बोथ द पंप। तो सरकार उसको क्यों प्रमोट करेगी जब वो सबमर्सिबल नहीं चल सकता? जब वो सबमर्सिबली नहीं चल सकता तो सरकार उसको क्यों प्रमोट करेगी, ये आपको सोचना था। सो दिस इज वन। दूसरा पूछा था उसने कि सोलर पावर कैन बी यूज्ड फॉर रनिंग सेंट्रीफ्यूगल पंप बट नॉट पिस्टन पंप। ओके, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप चलेगा लेकिन पिस्टन पंप नहीं चलेगा। तो आंसर वाज नॉट करेक्ट, बोथ ऑफ द स्टेटमेंट वेर नॉट करेक्ट। ओके, ऑल राइट। तो इसमें जो है सोलर पावर सेंट्रीफ्यूगल पंप्स भी चला सकता है और पिस्टन पंप भी चला सकता है। ओके, तो इसलिए इसलिए सरकार जो है सोलर पंप्स को प्रमोट कर रही है। और पीएम कुसुम योजना के अंदर दे आर प्रोवाइडिंग फंडिंग सपोर्ट टू द फार्मर्स फॉर सोलर एनर्जी सिस्टम फॉर एग्रीकल्चरल पंप सेट। ओके, ऑल राइट। इसमें ये आप कह सकते हो कि कॉमन सेंट्रीफ्यूगल पंप है, लेकिन पिस्टन पंप भी चल सकता है। ओके, और इससे इससे किसान को क्या फायदा, डीजल खत्म, डीजल का जो लागत है वो खत्म। ऑलराइट, विथ सोलराइजेशन द इलेक्ट्रिसिटी टू फार्मर्स वुड बी अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट एंड ऑल्सो इट विल सपोर्ट द फार्मर टू इंस्टॉल स्टैंड अलोन सोलर पंप्स। गवर्नमेंट जो है उसने एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 उसको जो है अमेंड कर दिया है। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इट हैज पावर्स टू स्पेसिफाई द मिनिमम शेयर्स ऑफ कंजम्पशन ऑफ नॉन फॉसिल रिसोर्सेज एज एनर्जी और फीड स्टॉक। सो 2001 एक्ट जो है, याद होगा आपको, हमने बात की थी, उसी से आपका BEE ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो है एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी बना था। उसको इन्होंने क्या किया है, अभी अमेंड कर दिया है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पास पावर रखा है टू स्पेसिफाई द मिनिमम शेयर ऑफ कंजम्पशन ऑफ नॉन फॉसिल रिसोर्सेज एज एनर्जी और फीड स्टॉक। ओके, वो सरकार आपको बोल सकती है कितना मिनिमम शेयर जो है आप नॉन फॉसिल रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं एज एनर्जी और फीड स्टॉक। तो ये चीज हमें देखने को मिला है पावर सेक्टर में, जहां पर 5 से 10% बोला गया है कि जो पराली है उसको यूज कीजिए टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन द थर्मल पावर स्टेशंस। अभी जस्ट हमने पढ़ा था। सो ये पावर किस कैसे आया, बाय अमेंडिंग द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। अब हम बात करते हैं पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के बारे में। सो ये चीज याद रखिएगा, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना एंड यूएस। यूएस और चाइना के बाद इंडिया थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इट इज अ फ्लैगशिप स्कीम और इट वाज लॉन्च्ड इन 2016। इसमें करना क्या था, जो माता बहनें थी जो हु वर यूजिंग द ट्रेडिशनल कुकिंग फ्यूल्स, ट्रेडिशनल वुड फायर फ्यूल्स, जिनसे उनको खांसी वगैरह होती थी, जिनसे उनको कैंसर, लंग कैंसर वगैरह होता था। सो उसके लिए जो है दे वर रिप्लेसिंग इट विथ क्लीन LPG फ्यूल। ओके, क्लीन लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस।
सो एलपीजी कनेक्शन और एक गैस सिलेंडर जो है, सब्सिडाइज गैस सिलेंडर इसमें दिया जाएगा। और टू डिप्राइव्ड हाउसहोल्ड्स टू काउंटर द यूजेज ऑफ ट्रेडिशनल कुकिंग फ्यूल्स विच हैड अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन हेल्थ ऑफ रूरल वुमेन। उसके बाद 2021 में एक नया उज्ज्वला 2.0 जो है उसको स्टार्ट किया गया, जिसमें 1 करोड़ एलपीजी कनेक्शन अडल्ट विमेन ऑफ पुअर हाउसहोल्ड्स को दिया जाएगा। ओके। इसके बाद पहल डीबीटीएल स्कीम है। व्हाट इज दिस पहल डीबीटीएल स्कीम? ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर एलपीजी कंज्यूमर टू रैशनलाइज सब्सिडी। सो अंडर द पहल डीबीटीएल स्कीम आप जो है अनसब्सिडाइज गैस खरीदोगे, और जो सब्सिडी है वो आपके खाते में डायरेक्ट आ जाएगी डीबीटी के अंदर, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का। सो ट्रोइका होता है, टू टू किल करप्शन एंड सब्सिडी लीकेज देयर इज अ ट्रोइका। उसमें हम क्या बोलते हैं? यस, वेरी गुड, जैम ट्रिनिटी, जनधन, आधार एंड मोबाइल, उसको यूज करके डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स जो है आप वो करोगे, तो खाते में डायरेक्ट पैसे जाएंगे, और उससे क्या है, घोस्ट घोस्ट सब्सिडी अवेलर्स को हम खत्म करेंगे। इसके वजह से जो है पहल डीबीटीएल स्कीम की वजह से गवर्नमेंट का 73,000 करोड़ रुपीस बच गया है। बिकॉज जो घोष सब्सिडी वाले हैं, मतलब ऑन पेपर दे आर प्रेजेंट बट इन रियल लाइफ दे आर नॉट। मान लो नाम है सुनीता देवी, लेकिन इन रियलिटी शी डज नॉट एग्जिस्ट, शी इज जस्ट अ घोस्ट बेनिफिशियरी। उसका पैसा कोई ब्यूरोक्रेट खा रहा है या कोई एमएलए एमपी ऐसा कोई खा रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के चीज को जो है, इसको खत्म करके 73,000 करोड़ रुपीस जो है उसको अभी तक बचा लिया गया है, विच इज अ वेरी ह्यूज नंबर, बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है उसको बचाया गया है। एलपीजी कंज्यूमर्स गेट देयर एलपीजी एट नॉन सब्सिडाइज प्राइसेस और रिसीव द सब्सिडी डायरेक्टली इनटू द बैंक अकाउंट। इंडिया इज द फोर्थ लार्जेस्ट रिफाइनर इन द वर्ल्ड। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? बिकॉज ऑफ द रशिया वाला जो डील है जिसमें हम यूरोपियन यूनियन को दे रहे थे। सो फोर्थ लार्जेस्ट रिफाइनर इन द वर्ल्ड है, और एशिया में सेकेंड लार्जेस्ट है आफ्टर चाइना। बहुत इंपॉर्टेंट है दिस, दिस फैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, बिकॉज इंटरनेशनल रिलेशंस में भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, इट मेक्स द एलोकेशन ऑफ पीडीएस फॉर केरोसिन। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में चावल आटे वगैरह के साथ आपको क्या मिलता है? केरोसिन भी मिलता है, और केरोसिन जो है उसका एलोकेशन क्वार्टरली कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम करता है। जो केरोसिन होता है वो क्या होता है? केरोसिन जो है बेसिकली एक, आप ऐसे कह सकते हो, सब्सिडियरी होता है ऑयल एंड गैस के प्रोसेस में। सब्सिडियरी जो है केरोसिन बनता है, तो लैंप्स वगैरह जो है उसमें यूज होता है। बट आज के डेट में केरोसिन का इस्तेमाल हो रहा है नहीं, बिकॉज ऑफ द उज्ज्वला, ये सारी जो स्कीम्स आ रही है उसके वजह से केरोसिन का इस्तेमाल कम हो रहा है। एंड 17 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज दे हैव बिकम केरोसिन फ्री। Okay, 17 states and union territories, they have become what? They have become kerosene free. Lakshya Bharat portal, I think I just asked this question on Telegram. So Lakshya Bharat portal क्या है? This is accessible to multiple stakeholders. इसमें आप गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट्स हो गए, पीएसयूज, ओएनजीसी, ऑयल, ये सारे जितने भी कंपनीज हैं वो सारे इसको एक्सेस कर सकते हैं। और ये क्या करता है? फॉरेन मैन्युफैक्चरर को इंडियन हाइड्रोकार्बन सेक्टर का क्रूशियल इंफॉर्मेशन देता है, so they can think about making investments in the Indian hydrocarbon sector. So Lakshya Bharat portal is for what? It is for offering information on the Indian hydrocarbon sector. PM ऊर्जा गंगा। सो ऊर्जा गंगा ये है क्या? सो PNGRB ये PYQ है, इलेक्ट्रिसिटी जो एक्ट था उसके अंडर में। आपने याद है, क्वेश्चन आया था कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है, एंड दिस वाज द, यस, 2006, एंड दिस वाज द फर्स्ट। उसमें क्या लिखा हुआ था कि ये जो PNGRB है, दिस वाज द फर्स्ट appellate बोर्ड, रेगुलेटरी बोर्ड दैट वाज सेट अप। इज दिस करेक्ट? इज दिस करेक्ट? द आंसर इज नो। इसके पहले भी बहुत सारे हैं। PNGRB जो है, इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड एक्ट 2006। सो इट मींस इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी। लेकिन इसके पहले जो है
ट्राई, ओके, टेलीकॉम एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, ट्राई जो है, इट हैज बीन देयर। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि पीएनजीआरबी इज द फर्स्ट रेगुलेटरी बॉडी सेटअप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इज इट ट्रू और फॉल्स? द आंसर इज नो, इट इज फॉल्स। द फर्स्ट वाज ट्राई, ओके। सबसे पहले जो है, इसके पहले जो है ट्राई आया था सबसे पहले, ओके, जो टेलीकॉम रेगुलेटरी जो है उसको उस पे काम करता था, ओके, ऑल राइट। और पीएनजीआरबी का काम क्या है? व्हाट इज द वर्क ऑफ पीएनजीआरबी? कंपिटिटिव मार्केट फॉर गैस, ओके। तो पेट्रोलियम और गैस के लिए जो है कंपिटिटिव मार्केट बनाना, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स एंड एंटिटीज, ओके। और कोई भी डिस्प्यूट्स है उसमें पीएनजीआरबी को सिविल कोर्ट का पावर दिया गया है टू सेटल द डिस्प्यूट, ऑल राइट। और इसका जो अपेलेट ट्राइब्यूनल है वो क्या है? अगर पीएनजीआरबी के डिसीजन से आप खुश नहीं हैं तो आप कहां जा सकते हैं? यू कैन गो टू दी अपेलेट ट्राइब्यूनल्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी। सो ये इंपॉर्टेंट है, पीएनजीआरबी के डिसीजन से आप खुश नहीं हैं, सो यू कैन अपील टू द अपेलेट ट्राइब्यूनल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच इज एस्टैब्लिश्ड बाय द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। सो इसमें क्या किया गया, उसको डुअल रोल दे दिया गया है इलेक्ट्रिसिटी अपेलेट बोर्ड को, कि आप जो है ये पेट्रोलियम और नेचुरल गैस वाले जो सिचुएशंस हैं, अगर लोग खुश नहीं है पीएनजीआरबी के अवार्ड से, सो दे कैन गो टू द इलेक्ट्रिसिटी अपेलेट बोर्ड विच इज सेट अप अंडर द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। और ये पीएनजीआरबी जो है ये अलग 2006 वाले एक्ट से बना है, ओके। तो अब हम बात कर रहे थे पीएम ऊर्जा गंगा के बारे में। सो पीएनजीआरबी हैज ऑथराइज्ड गेल, तो गेल इज ऑल्सो अ पीएसयू, आपने देखा होगा। सो गेल जो है ये क्या करता है? व्हाट डज गेल डू? एनी आइडिया? गेल आपने देखा होगा, सो इट्स फुल फॉर्म इज, गेल का फुल फॉर्म क्या है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, है ना, इट्स अ पीएसयू। यस, गैस निकालता है, बहुत बढ़िया, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और ये क्या किया है? जगदीशपुर, हल्दिया, बोकारो, धामरा, इसने जो है एक गैस पाइपलाइन बनाया है। तो ये जो जगदीशपुर, हल्दिया, बोकारो, धामरा गैस पाइपलाइन है, इट इज नोन एज पीएम ऊर्जा गंगा। अब इस टाइप का बोलेंगे यार ये किस टाइप का क्वेश्चन बोल रहा है? जगदीशपुर, हल्दिया, बोकारो, धामरा, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? 2023 का प्रीलिम्स अगर आपको याद होगा, सो इस टाइप का क्वेश्चन आया था हाईवे के बारे में, हाईवे के बारे में कि वाराणसी से लेके कनमिंग तक जो हाईवे है ना, तो उस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। तो ये याद रखिएगा, जगदीशपुर से लेके धामरा तक, बीच में बोकारो विच इज इन झारखंड, और हल्दिया, ओके। सो जगदीशपुर, हल्दिया, बोकारो, धामरा, ये जो गैस पाइपलाइन है ये आपका क्या बनेगा? ये आपका बनेगा पीएम ऊर्जा गंगा, ओके। सो दिस विल कलेक्टिवली बी कॉल्ड एज पीएम ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट, ओके। और ये क्या कर रहा है? ये बेसिकली जो प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्युएंसी है, जो वाराणसी है, उसके थोड़े से पहले जगदीशपुर आता है। जगदीशपुर से होते हुए वाराणसी को जाएगी, लखनऊ, लखनऊ, जगदीशपुर, लखनऊ, वाराणसी, पटना, बरौनी, ऐसे करते करते जो है कहाँ तक जाएगी? ये आपका धामरा तक जाएगी। धामरा इज वेयर, इट इज लोकेटेड वेयर? एनी आइडिया? धामरा इज लोकेटेड वेयर? ओडिशा में, ओके, ओडिशा में। इट इज लोकेटेड इन ओडिशा, पारादीप पोर्ट के पास में है धामरा। और आपका हल्दिया कहाँ पर है? हल्दिया इज लोकेटेड, हल्दिया पोर्ट तो सभी को पता है, वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। सो जगदीशपुर, तो हल्दिया, बोकारो, धामरा, तो ये प्रधानमंत्री ने ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट, और इनके कॉन्स्टिट्युएंसी वाराणसी से जो है ये पास होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम जगदीशपुर इन उत्तर प्रदेश टिल धामरा इन ओडिशा, ओके। दिस इज इंपॉर्टेंट। नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल 2018, इट वाज अमेंडेड इन 2022। ऑब्वियसली ये इंडिया ईयरबुक में इतना डिटेल में नहीं दिया गया था, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसका मैं अलग से एक आपको हैंडआउट दे दूंगा। सो ये एनविसाज क्या करता है? 20% ब्लेंडिंग ऑफ एथेनॉल इन पेट्रोल बाय एथेनॉल सप्लाई ईयर 2025-2026 एंड 5% बायोडीजल इन डीजल बाय 2030।
मतलब 20% ब्लेंड कर किया जाएगा एथेनॉल को पेट्रोल में बाई 25-26। ऑलरेडी वी हैव अचीव्ड, ऑलरेडी जो है ये हमने अचीव कर लिया है। सो आपको E20 फ्यूल के बारे में याद है? इफ यू रिमेंबर E20 फ्यूल वी हैव डिस्कस्ड। सो E20 फ्यूल है क्या? दिस इज 20% एथेनॉल, पेट्रोल ब्लेंडेड विथ 20% एथेनॉल, और इसको जो है अब स्टार्ट कर दिया गया है देना। ठीक है। और इसमें जो है आपके, इट इज नॉट अ वेरी गुड फ्यूल फॉर योर कार। आपके कार के लिए जो है ये बहुत ज्यादा, इट्स नॉट वेरी गुड अभी जो है। यस, इसमें नॉकिंग जो है, ये सारी चीजें कोरोसिव है, प्रॉब्लम आती है ना, इंजन में हार्म आता है, एंड प्लस महंगा होता है इंजन। अगर इस फ्यूल को आप अकोमोडेट करोगे तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। सो इट इज नॉट एग्जैक्टली अ फंटास्टिक फ्यूल, लेकिन कॉस्ट सेविंग इंडिया जैसी कंट्री के लिए ठीक है। ओके। PM-G1 योजना। सो व्हाट इज G1? ये बेसिकली एडवांस बायोफ्यूल प्रोजेक्ट को इनकरेज कर रहा है एंड प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू एडवांस बायोफ्यूल प्रोजेक्ट यूजिंग नॉन फूड बायोमास एंड अदर रिन्यूएबल फूड स्टॉक। सो यहां पर एक चीज आपको समझना है, यूपीएससी ने एक क्वेश्चन दिया था जिसमें सोरगुम, हॉर्स, आई थिंक हॉर्स फीड ऐसे करके एक क्वेश्चन था, इफ यू रिमेम्बर। यूपीएससी ने पूछा था कि इसमें से कौन कौन सा जो है बायोफ्यूल आप यूज कर सकते हो। ओके। बायोफ्यूल जो है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था, तो उसमें बीटन राइस ये सारी चीजें थी। तो अकॉर्डिंग टू द इंडियाज नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल व्हाट यू कैन यूज, तो उसमें क्वेश्चन क्या था? उसमें ऑप्शन में था कसावा, डैमेज्ड व्हीट ग्रेन। तो एक इंपॉर्टेंट इसमें क्लू क्या था? क्लू ये था डैमेज्ड। अगर हम अलाउ कर दे नॉर्मल फीड स्टॉक को या नॉर्मल फूड स्टॉक को टू बी, टू गो टूवर्ड्स द ब्लेंडिंग, तो क्या उससे हमारी फूड सिक्योरिटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा? द आंसर इज यस, वो हमारी फूड सिक्योरिटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। सो उसमें एक बड़ा, एक क्लू क्या था उस क्वेश्चन में, दैट वाज आस्क्ड इन 2020 प्रीलिम्स, कि उसमें लिखा हुआ था डैमेज्ड व्हीट ग्रेन्स। ओके। और उसमें लिखा हुआ था रॉटन पोटैटो। सो जो पोटैटो रॉटन हो गया है, डैमेज्ड व्हीट ग्रेन हो गया है, वो कंजम्पशन के लिए अनफिट है। सो ऑब्वियसली इफ यू वुड यूज 2+2, आराम से आप समझ जाएंगे कि बोथ ऑफ देम दिस विल बी द आंसर। तो जिस ऑप्शन में 2 और 5 था, इट वॉज द करेक्ट आंसर। ओके। और इसमें जो है, देर वर सर्टेन थिंग्स लाइक ग्राउंडनट सीड्स। सो यू वर नॉट अलाउड ग्राउंडनट सीड्स। वाई? बिकॉज ग्राउंडनट का ऑयल, इंडिया इज ऑलरेडी एन ऑयल डेफिशिएंट कंट्री, हम ज्यादा ऑयल जो है नहीं बना सकते। ठीक है। ऑल फूड्स कैन बी यूज्ड फॉर बायोफ्यूल्स, दिस इज करेक्ट। लेकिन क्या उसको अलाउ करना है? दैट इज वन थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ओके। उसके बाद जो है बायोफ्यूल्स का कैटेगराइजेशन अगर हम बात करें, सो किस तरीके से है? वो जनरेशन्स के बेसिस पे होता है। सो फर्स्ट जनरेशन 1G, जैसे आपका 2G 3G होता है ना, 4G आपका सेल्यूलर में, उसी तरीके से इसमें भी होता है। सो 1G में क्या है? बेसिक बायोफ्यूल्स, आपका जो बायो एथेनॉल बायोडीजल है वो 1G में आ जाता है। 2G में क्या आ जाता है? म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट से आप जो है सेकेंड जनरेशन एथेनॉल बना सकते हो। उसके बाद 3G आ जाता है, बायो CNG वगैरह आ जाता है। फिर आपका 4G आ जाता है। इसमें क्या है? आप जो, यस, इसमें जो है आप एल्जी वगैरह से आप बना सकते हो, और स्पिरुलिना ये सारे यूज करके आप यू कैन मेक द बायोफ्यूल्स। ऑलराइट, एल्जी माइक्रोब्स, उनको यूज करके आप बना सकते हो। बायो इंजीनियर्ड एल्जी जो है उसको आप बना सकते हो। यस। सो जनरेशन 1 इज बेसिक फूड ग्रेन्स, जनरेशन 2 इज वेस्ट प्रोडक्ट, जनरेशन 3 इज नॉन एडिबल एग्री क्रॉप्स। नॉन एडिबल इज द मेन थिंग, नॉन एडिबल इज द मेन थिंग, उसमें भी क्वेश्चन में था। ठीक है। और जनरेशन 4 में आप क्या कर सकते हो? बायो इंजीनियर्ड एल्जी जो है उससे आप यूज कर सकते हो। बहुत बढ़िया। ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 के अंदर है। ब्रोकन राइस आप यूज कर सकते हो, रॉटन पोटैटोज विच आर अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, दैट कैन बी यूज्ड। स्टार्च कंटेनिंग मटेरियल्स जो है, जिसमें कसावा आ जाता है, कॉर्न आ जाता है,
तो स्टार्ची मटेरियल इज वेरी गुड फॉर बायोफ्यूल. प्लीज रिमेंबर दिस. स्टार्च कंटेनिंग मटेरियल, इट इज एक्सेलेंट फॉर बायोफ्यूल. गवर्नमेंट जो है, इट हैज अलाउड द प्रोक्योरमेंट ऑफ एथेनॉल फ्रॉम अदर नॉन फूड फीड स्टॉक बिसाइड्स मोलासिस. मोलासिस को छोड़ के इट हैज अलाउड द फीड स्टॉक्स. आप जो है, आप क्या क्या यूज कर सकते हो? सेल्यूलोसिक और लिंगोसेल्यूलोसिक मटेरियल्स, इंक्लूडिंग द पेट्रोकेमिकल रूट. तो पेट्रोलियम इंडस्ट्री जो है, वहां से भी आप सेल्यूलोसिक और लिंगोसेल्यूलोसिक मटेरियल्स जो है, दैट यू कैन यूज फॉर, ओके, ये जो एथेनॉल है उसको प्रोड्यूस करने में. सो व्हाट इज दिस सेल्यूलोसिक बायोफ्यूल, या ये होता क्या है? ये बेसिकली सेल्यूलोसिक बायोफ्यूल, दिस कम्स अंडर द सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल. और ये नॉन फूड जो आपके वुड ग्रास ये सब होता है ना, सेल्यूलोज सुना है ना, ग्रास में होता है. सेल्यूलोज इज प्रेजेंट वेयर? इट इज प्रेजेंट इन ग्रास. सो ग्रास वगैरह वुड एग्रीकल्चरल वेस्ट हो गया, वहां से आप जो है इसको बना सकते हो. ऑल राइट, सो दिस इज समथिंग दैट द गवर्नमेंट हैज अलाउड. नाउ व्हाट अबाउट लिग्नोसेल्यूलिक? तो लिग्नोसेल्यूलोसिक, दिस इज ऑल्सो सेकेंड जनरेशन. और ये जो है आप लिग्निन वगैरह से, लिग्निन जो है उसको यूज करके आप बना सकते हो. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज समथिंग दैट इज दैट वाज मेंशन्ड. ठीक है, सो व्हाट इज लिग्निन? लिग्निन होता क्या है? दिस इज लिग्निन इज समथिंग विच इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ प्लांट्स. लिग्निन जो होता है, इट इज प्रेजेंट वेयर? इट इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ प्लांट्स. ठीक है, सो इस चीज को याद रखिएगा. उसको यूज करके जो है यू कैन यू मेक. यस, करेक्ट. बायोजेट जो है, सो गवर्नमेंट हैज सेट द इंडिकेटिव टारगेट ऑफ 1%, 2% एंड 5% ब्लेंडिंग ऑफ सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल इन एविएशन टर्बाइन फ्यूल. एंड इट विल स्टार्ट विथ व्हाट? इट विल स्टार्ट विद द इंटरनेशनल फ्लाइट्स. सो इंटरनेशनल फ्लाइट्स में जो है साफ यूज किया जाएगा, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल. एंड दिस साफ जो है, ये किस में डाला जाएगा? ये आपका एविएशन टर्बाइन फ्यूल में डाला जाएगा. और एविएशन टर्बाइन फ्यूल का पहला, द फर्स्ट सक्सेसफुल इंडिया में इंडिजिनसली प्रोड्यूस साफ ब्लेंड फ्यूल जो है, उसका सक्सेसफुल फ्लाइट कहां से देखा गया था? पुणे टू दिल्ली. सो पूना से लेके दिल्ली के बीच में द फर्स्ट सक्सेसफुल फ्लाइट. सो इज इट सिमिलर टू द बॉम्बे थाने 1853 ट्रेन, जैसे है ना पहला जो हमारा ट्रेन चला था, उसी तरीके से पुणे से दिल्ली के बीच में आपका पहला सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल जो है, इंडिजिनसली प्रोड्यूस सैफ ब्लेंड फ्यूल जो है, उसका एक फ्लाइट आया था. स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व जो है, ये 3 लोकेशन में बनाया गया है. कहाँ कहाँ पर? विशाखापट्टनम, मंगलुरु और पदूर में. तो पदूर, मंगलुरु और विशाखापट्टनम, इन तीनों जगह पे है आपका. और इट इज मैनेज्ड बाय इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड, ISPRL. अभी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो यूएसए जो है, वहां पर देख रही है कि हम लोग इंडिया से बाहर स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बना सकते हैं. सो इट इज एक्सप्लोरिंग यूएसए एज अ ऑल्टरनेटिव. लेकिन इंडिया में स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व कहाँ कहाँ पे है? विशाखापट्टनम, बेंगलुरु, पदूर में. होता क्या है यहाँ पर? बेसिकली लार्ज अंडरग्राउंड एरियाज में आपके ऑयल के कंटेनर्स रहते हैं, टू बी यूज्ड इन इमरजेंसी क्राइसिस एंड टू बी यूज्ड ड्यूरिंग वॉर सिचुएशन. ओके, हमारे टैंक्स वगैरह में, या अगर बहुत ज्यादा फ्यूल शॉर्टेज हो गया, इस टाइप की प्रॉब्लम होगी, तो वहां पर जो है आप यूज कर सकते हो. India is the third largest energy consumer in the world, but its per capita energy consumption is only 1/3 of the world average. So एक चीज आपको ध्यान रखना है कि इंडिया भले ही थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर है एज अ होल, बट हर आदमी जो है हमारा पर कैपिटा, हम लोग 1/3 ऑफ वर्ल्ड एवरेज है. अब जैसे इंडिया में बहुत लोगों के पास अभी भी एसी नहीं है, वही जो है आपका यूएस में इट इज सेंट्रली एयर कंडीशनड हाउसेस. जो वहां के घर होते हैं वो सेंट्रली एयर कंडीशनड होते हैं, रिगार्डलेस ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस. सो इसीलिए वहां के घर जो है बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं कंपेयर टू इंडिया. ओके, इंडिया में पोवर्टी है, इसीलिए जो है लोग पंखे वगैरह से ज्यादा काम करते हैं, उनका जो फुटप्रिंट होता है वो कम होता है. ऑल राइट.
India has spearheaded the ideation and launch of Global Biofuels Alliance during India's G20 presidency. और उसमें इनिशिएटिंग मेंबर्स, 9 इनिशिएटिंग मेंबर्स हैं। कौन कौन है? इंडिया, यूएस, ब्राजील, अर्जेंटीना, बांग्लादेश, इटली, मॉरिशस, साउथ अफ्रीका एंड यूएई। व्हाई दीज कंट्रीज आर देयर? अगर आप देखोगे, सो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में इंडिया का मेक सेंस करता है। व्हाई? बिकॉज इंडिया इज ए एनर्जी पुअर कंट्री, तो हम लोग बायोफ्यूल्स को प्रमोट कर रहे हैं। ब्राजील का क्या प्रॉब्लम है? ब्राजील इज, व्हाई इज इट इज हियर? बिकॉज ब्राजील इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन, और शुगर केन से ही आपका क्या होता है? प्रोड्यूस होता है बायोफ्यूल। ओके, सो उसके लिए जो है ब्राजील भी है, इज देयर ऑल्सो, इटली इज देयर, मॉरिशस इज देयर, मॉरिशस, साउथ अफ्रीका इज देयर, यूएई इज देयर। आज के डेट में 25 से ज्यादा मेंबर्स इसके बन रहे हैं, और धीरे धीरे करके इसके मेंबरशिप बहुत बढ़ रहा है। इंडिया एनर्जी वीक, IEW, इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एज अ फ्लैगशिप कॉन्फ्रेंस इवेंट, जहां पर ये बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस, इंडिया से लोग, बाहर से लोग आते हैं, एंड दे डिस्कस अबाउट इंडियाज एनर्जी फ्यूचर। यूएई इज डूइंग अ लॉट इन द रिन्यूएबल सेक्टर। आई थिंक इट इज ट्राइंग टू री इन्वेंट इट्स इमेज। अल्टेरा फंड याद है? अल्टेरा फंड जो कि COP 20, आई थिंक 27 में दुबई में, 28 में दुबई में किया था उन्होंने, है ना? सो COP, ये जो आपका अल्टेरा फंड था, जिसमें $250 बिलियन दे विल मोबिलाइज, और 30 बिलियन का सीड फंड जो है, दैट वाज गिवन बाय यूएई। तो यूएई क्या कर रहा है कि अब उसको पता है कि ऑयल इज नॉट द फ्यूचर। ओके, अल्टेरा इज दिस थिंग। ओके, सो यूएई नोज कि इट इज नॉट इट्स फ्यूचर। ओके, ऑयल, तो इसीलिए वो जो है अब अपने आप को री इन्वेंट कर रहा है एज अ ग्लोबल डेस्टिनेशन, कि आइए आप दुबई में, शारजाह में, अबू धाबी में, एंड यू कैन डू थिंग्स। ओके, India has committed to 50% installed non-fossil fuel-based energy source by 2030 in its recently updated nationally determined contribution. इसको याद रखिएगा। India is the fifth in solar PV capacity, और बायोगैस प्रोडक्शन जो है, इट इज बेस्ड ऑन anaerobic digestion. सो anaerobic digestion जो है, दिस इज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल जो है, उसको आपका जो माइक्रोब्स है वो कन्वर्ट करता है बायोगैस। ओके, तो PM गोबर्धन स्कीम जो है, एक बड़ा स्कीम है इसके अंदर में, जो प्रमोट करना चाहता है इसको। ओके, ये जो बायोगैस प्रोडक्शन है, और इससे रिलेटेड और भी जो दूसरे स्कीम्स हैं। ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। सो गोबर क्यों इंपॉर्टेंट है? इंडिया इज अ एनर्जी पुअर कंट्री, तो गोबर जो है हमारा, वो क्या करता है? गोबर बेसिकली बहुत इजीली अवेलेबल है रूरल एरियाज में, और रूरल एरियाज में एक एनर्जी का सोर्स है। सो गोबर धन का फुल फॉर्म क्या है? गोबरधन का फुल फॉर्म है गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन। गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन। इसमें क्या करेंगे? इसमें ऑर्गेनिक वेस्ट, कैटल डंग, एग्रीकल्चरल रेसिड्यू को जो है कंप्रेस्ड बायोगैस बनाएंगे। ओके, सो गोबरधन स्कीम जो है, उसमें CBG, कंप्रेस्ड बायोगैस जो है, उसको आपको बनाना है। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी को सपोर्ट करने के लिए 5 इंस्टीट्यूशंस हैं। उसमें 3 ऑटोनोमस बॉडी है: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और बायो एनर्जी। और ये क्या करता है? रिसर्च कैरी आउट करता है। ये क्या करता है? रिसर्च कैरी आउट करता है। और 3+2, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी को सपोर्ट करने के लिए 3 ऑटोनोमस रिसर्च बॉडीज है: सोलर, विंड, बायो, और 2 PSUs है, जिसमें इरीडा आता है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, विच इज एन NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जो कि क्या करता है? टर्म लोन देगा फॉर एनर्जी प्रोजेक्ट्स। ये क्या करेगा? टर्म लोन देगा फॉर एनर्जी प्रोजेक्ट। एंड देन यू हैव SECI, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो नेशनल सोलर मिशन है उसको प्रमोट करने के लिए। ये किस लिए है? नेशनल सोलर मिशन जो है, उसको प्रमोट करने के लिए। ठीक है,
एक है DHRE। व्हाट इज DHRE? दिस इज द डिपार्टमेंट ऑफ हाइड्रो एंड रिन्यूएबल एनर्जी, और ये कहां पर है? IIT रुड़की में है। तो ये क्या करता है? ये टेक्निकल सपोर्ट करता है स्मॉल हाइड्रो पावर डेवलपमेंट के लिए। लेकिन एक चीज आपको समझना होगा, ये जो DHRE है, दिस इज नॉट अंडर द मिनिस्ट्री कंट्रोल। ये इंडिपेंडेंट है, ये किसी मिनिस्ट्री के कंट्रोल में नहीं है, IIT रुड़की में बेस्ड है। एंड दिस इज बेसिकली फॉर स्मॉल हाइड्रो पावर डेवलपमेंट के लिए टेक्निकल सपोर्ट देने के लिए। देन यू हैव दी सिंगारेनी कॉलरीज कंपनी लिमिटेड, SCCL। ये बेसिकली कोल जो है उससे रिलेटेड एक कंपनी है। इट्स अ जॉइंट वेंचर बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना। सो सिंगारेनी कॉलरीज कंपनी लिमिटेड जो है, ये GOI और गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के बीच में है। अब आप बोलेंगे यार ये क्या ऊट पटांग सा लिख लिख दे रहा है ना, क्यों मैं इसको याद करूं? तो अगर मैं आपको थोड़ा याद दिलाऊं, 2022 में क्वेश्चन आया था कोल कंट्रोलर्स कमीशन पे। 2022 में दे हैड गिवन अ क्वेश्चन ऑन कोल कंट्रोलर्स, ऐसे ही आई थिंक सम। कहाँ से आया था ये? दिस हैड कम फ्रॉम द इंडिया ईयरबुक ओनली। ओके, सो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके इंडिया ईयरबुक से आ रहे हैं। ओके, इसीलिए हम दे रहे हैं इसको। ऑल राइट, सो एनर्जी से रिलेटेड एवरीथिंग फ्रॉम द इंडिया ईयरबुक इज कंप्लीटेड। ये डॉक्यूमेंट आपको मिल गया है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ऑल राइट, SCC सिंगारेनी कॉलरीज जो है ना कंपनी लिमिटेड, ये आपका जॉइंट वेंचर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के बीच में। ठीक है, सो दिस इज समथिंग। यस, सिंगारेनी कॉलरीज। यस, ये जो है कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया में लिग्नाइट रिजर्व सबसे ज्यादा कहाँ है, अगर मैं पूछूं आपसे, तो कहाँ होगा? तमिलनाडु में नेवेली करके जगह है। नेवेली करके, यस, लिग्नाइट रिजर्व सबसे ज्यादा है। इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सा कोल मिलता है? इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सा कोल मिलता है? बिटुमिनस। ओके, सबसे ज्यादा बिटुमिनस मिलता है। सबसे हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ कोल कौन सा होता है? एंथ्रासाइट होता है। ओके, एंथ्रासाइट होता है। इंडियन कोल इज हाई इन सल्फर कंटेंट, यस और नो? इंडियन कोल इज हाई इन सल्फर कंटेंट, द आंसर इज यस और नो। तो इसको इसको आपको देखना है। सो इंडिया का जो कोल है, ओके, इंडिया का जो कोल है उससे क्वेश्चन क्या आया था UPSC में, कि हाई ऐश फ्यूजन टेम्परेचर। तो इस टाइप से जो है कैरेक्टरिस्टिक अगर आप डिस्कस करोगे कोल के बारे में, सो आई जस्ट टेल यू अबाउट इट। तो इंडियन कोल जो है हाई इन ऐश कंटेंट होते हैं, हाई इन ऐश कंटेंट होते हैं। और इंडिया जो है, ओके, इंडिया जो है लो इन सल्फर कंटेंट होते हैं इंडियन कोल, ये याद रखिएगा। हाई इन ऐश कंटेंट, लो इन सल्फर कंटेंट। और इसका ऐश फ्यूजन टेम्परेचर कैसे होता है? ऐश फ्यूजन टेम्परेचर इसका हाई होता है। ओके, ऑल राइट। और बेस्ड ऑन द कार्बन कंटेंट एंथ्रासाइट, तीन टाइप के आपके क्लासिफिकेशन होता है कोल का। तीन टाइप होता है। एक होता है आपका एंथ्रासाइट जिसमें 95% तक कार्बन कंटेंट होता है। एक होता है बिटुमिनस, ओके, जिसमें आपका, ओके, जिसमें आपका आप कह सकते हो 60 to 80%। एंड देन लिग्नाइट जो है उसमें 40 से 55%। ऑलराइट, और उसके बाद आता है आपका सबसे नीचे लेवल में पीट आता है। पीट इज लेस देन 40%। ओके, सो पीट इज लेस देन 40%, लिग्नाइट इज 40 to 50%, बिटुमिनस इज 60 to 80, एंड एंथ्रासाइट इज 80 to 95। एंथ्रासाइट इंडिया में कहाँ पर मिलता है? आपको द्रास में मिलता है, बट इट इज नॉन रिकवरेबल, मतलब इसको आप रिकवर नहीं कर सकते। ठीक है, सो इस चीज को याद रखिएगा। इंडियन कोल जो है हाई इन ऐश कंटेंट, लो इन सल्फर कंटेंट, हाई ऐश फ्यूजन टेम्परेचर और हाई इन मॉइस्चर। ओके, यस, एजुकेशन स्कीम इज देयर। आप उसमें देख सकते हो मेन ग्रुप वाले में। ठीक है, लो मैंने भेज दिया आपको। ठीक है, सो ये सारी चीजें हैं। अब कुछ और बात कर लेते हैं। अच्छा, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन वो भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है वो आपका चल रहा है ना।
सो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की अगर मैं बात करूं, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की अगर मैं बात करूं, तो उसमें ग्रे हाइड्रोजन होता है, ब्लू हाइड्रोजन होता है और ग्रीन हाइड्रोजन होता है। क्वेश्चन क्या आया था? कार्बन आया था, ब्लू कार्बन आया था, याद है? 2021 में आया था ब्लू कार्बन। ओके, सो अभी हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन एंड ग्रीन हाइड्रोजन। अभी सरकार किसको प्रमोट कर रही है? ग्रीन हाइड्रोजन को प्रमोट कर रही है, ठीक है। सो अगर मैं बात करूं तो इसमें यहां पर ग्रे हाइड्रोजन आप किससे प्रोड्यूस कर रहे हो? हाउ यू आर प्रोड्यूसिंग द ग्रे ग्रे हाइड्रोजन? फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल। सो ये आइडियल है? ये हाइड्रोजन आइडियल है? द आंसर इज नो, दिस ग्रे हाइड्रोजन इज नॉट आइडियल। ओके, अगर मैं बात करूं ब्लू हाइड्रोजन की, ये स्टीम जो है उससे आप प्रोड्यूस कर रहे हो। सो इज इट आइडियल? अगेन इसमें जो है ठीक है, दिस इज फाइन, ऑल राइट, कार्बन कैप्चर और स्टोरेज टेक्नोलॉजी से आप यूज कर रहे हो तो फिर भी ठीक है, बट इट्स नॉट द बेस्ट। ग्रीन हाइड्रोजन जो है ये इलेक्ट्रोलाइसिस से रिन्यूएबल एनर्जी से आप निकाल रहे हो। ओके, सो दिस इज द बेस्ट मेथड। और भी होते हैं हाइड्रोजन, उसमें ब्राउन हाइड्रोजन होता है। वो किससे प्रोड्यूस हो रहा है हाइड्रोजन? कोल गैसिफिकेशन से। किससे हो रहा है? कोल को गैसिफाई करके, कोल गैसिफिकेशन जो प्रोसेस है उससे हो रहा है। एंड देन देयर इज वन मोर हाइड्रोजन विच इज टर्कोइस। टर्कोइस हाइड्रोजन जो है, दिस इज बाय मीथेन पायरोलाइसिस। ओके, एंड देन देयर इज वन मोर, पिंक। तो पिंक हाइड्रोजन किससे है? पिंक हाइड्रोजन इज बाय न्यूक्लियर। ओके, पिंक हाइड्रोजन इज बाय न्यूक्लियर। और देन आपका सोलर के लिए अगर मैं बोलूं तो येलो हो जाता है, ऐसे इसमें आएगा। तो येलो जो है इट इज सोलर एनर्जी से जब आप हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहे हो। और ग्रीन हाइड्रोजन इज समथिंग द गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग, एंड दिस इज बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। यू आर यूजिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, और इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे हो रहा है? रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू हो रहा है। और रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू आपका ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। सबसे अनडिजायरेबल इज ग्रे, डिजायरेबल में ग्रीन आता है, येलो इज ऑल्सो डिजायरेबल, सोलर से हो रहा है। और पिंक जो है आपका न्यूक्लियर से हो रहा है। टर्कोइस जो आपका हो रहा है, वी हैव टॉक्ड अबाउट इट, पायरोलाइसिस से हो रहा है ना। सो ये सारी चीजें जो है आप बोल सकते हो यस। अगर मैं बात करूं, चलो यहाँ पर हाइड्रोजन मैंने बता दिया, लेट मी टॉक अबाउट कार्बन्स। ओके, अगर मैं कार्बन की बात करूं तो उसके बेसिस पे अगर कलर कोडेड है, ओके, कलर कोडेड कार्बन है तो उसमें क्या होता है? उसमें हमने एक ब्लू कार्बन जो है वो बताया था PyQ है। सो दिस इज द कार्बन स्टोर्ड इन द ओशन, प्लांट्स एंड सेडिमेंट्स। ओके, एक आपका है एक्वेटिक या ओशन में है, और एक है आपका पर्पल। तो ये जो है दिस इज कार्बन विच इज कैप्चर्ड थ्रू एयर या इंडस्ट्रियल एमिशन। ओके, उसके बाद आपका है ग्रीन कार्बन, दिस इज द कार्बन स्टोर्ड इन द टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। और फिर आपका एक होता है टील, दिस इज कार्बन विच इज स्टोर्ड इन वेटलैंड्स। ओके, दिस इज कार्बन विच इज स्टोर्ड इन द वेटलैंड, ऑल राइट। फिर ब्लैक कार्बन क्या होता है? दिस इज द कार्बन विच इज रिलीज थ्रू द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। ये ब्लू, पर्पल, ग्रीन और टील, दिस इज द कार्बन कैप्चर्ड। और ब्लैक कार्बन इज द कार्बन रिलीज्ड। ग्रे कार्बन क्या है? दिस इज द कार्बन विच इज रिलीज थ्रू इंडस्ट्रियल एमिशन। ब्राउन कार्बन क्या है? दिस इज द कार्बन विच इज रिलीज बाय इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। और रेड कार्बन क्या है? रेड कार्बन जो है ये आपका बायोलॉजिकल पार्टिकल से निकलता है जो स्नो और आइस में है, विच रिड्यूसेस द एल्बिडो। एल्बिडो का मतलब समझते हैं? रिफ्लेक्टिविटी। तो जैसे जैसे रिफ्लेक्टिविटी कम होते जाएगा आपका स्नो ज्यादा पिघलेगा। वाई? बिकॉज रेड कार्बन, रेड कार्बन जो है बायो मटीरियल जो है आपके स्नो और आइस जो है उस पे रहता है। सो कार्बन विच इज रिलीज थ्रू द बायोलॉजिकल पार्टिकल्स ऑन स्नो एंड आइस, जिसके वजह से आइस और स्नो का एल्बिडो रिड्यूस होता है। रिफ्लेक्टिविटी इफ इट इज गेटिंग रिड्यूस, देन व्हाट इज हैपनिंग? इफ रिफ्लेक्टिविटी इज गेटिंग रिड्यूस्ड, आपका जो
इंसोलेशन आ रहा है वो एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब होगा तो क्या होगा, स्नो पिघलेगा। ठीक है। एक चीज होती है स्नो के साथ, दैट इट हैज अ हाई एल्बिडो, मींस इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट, इंसोलेशन जो आता है सोलर इंसोलेशन। लेकिन जब उसका एल्बिडो कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस कार्बन, दिस सूट, तो फिर क्या हो रहा है, दिस इज गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम्स, आइस मेल्ट होगा, आइस कैप्स कम होगा। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। ग्रे कार्बन इंडस्ट्रियल एमिशन से निकलने वाले कार्बन, द कार्बन रिलीज्ड बाय इंडस्ट्रियल एमिशन। ब्लैक कार्बन जो है फॉसिल फ्यूल के बर्निंग से, ब्राउन कार्बन ऑर्गेनिक मैटर के इनकम्प्लीट कंबशन से, जो आपके बॉडीज वगैरह जलती है तो उससे ब्राउन कार्बन निकल रहा है। रेड कार्बन आपका बायोलॉजिकल पार्टिकल जो स्नो पे कर रहा है। ये जो है ना, दिस इज रिलीज्ड, रेड ग्रे ब्राउन ब्लैक इज द रिलीज्ड कार्बन, और ब्लू पर्पल ग्रीन एंड टील इज द कैप्चर्ड कार्बन। सो पर्पल इज व्हाट, पर्पल इज द कार्बन कैप्चर्ड थ्रू एयर या इंडस्ट्रियल एमिशन। ब्लू कार्बन विच इज अ PyQ, it is the carbon which is stored in ocean plants and your sediments. Teal जो है, this is the carbon which is stored in the wetland and freshwater environment. And your green is what? It is the carbon which is stored in the terrestrial plants. क्या ये चीज क्लियर है? ग्रीन में आपका तो ये ब्लू पर्पल ग्रीन एंड टील इज द कैप्चर्ड कार्बन, एंड रेड ग्रे ब्राउन एंड ब्लैक इज द रिलीज्ड कार्बन। अभी हमने दो चीज पढ़ी, एक कार्बन पढ़ा और एक हाइड्रोजन। आई गिव यू अ हैंडआउट जिसमें ये एक टैब्यूलर फॉर्म में होगा ताकि आप इसको रिवाइज भी कर सके। ठीक है। सो एनी डाउट दैट यू गाइज हैव? आई थिंक एनर्जी से रिलेटेड हमारे स्कीम्स हो चुके हैं। ओके, सो या अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके बाद जो है इन्वायरमेंट प्लस वाटर plus agriculture. Okay, so this is something which is planned. All right.